नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज की टॉपिक में बात करने वाले हैं भृत्य भर्ती परीक्षा 2022 का। यहां भाग नंबर 15 है। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदी व्याकरण और जो है छत्तीसगढ़ी व्याकरण है ना, छत्तीसगढ़ी जो भाषा संबंधित जो व्याकरण है और हिंदी संबंधित जो व्याकरण है उसको हम देखने वाले हैं, जो कि 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से अधिकतर व्यापम और पीएचडी पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोग जो है इसको फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो पिछला वीडियो में होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं। दोस्तों, इसके साथ जो क्वेश्चन के साथ हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो प्रश्न था कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जो बहुत लोगों ने कमेंट किया है, बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर रहेगा वहाँ देवप्रयाग के पास जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है मिलती है गंगा में। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है? तो लघु स्वर कौन सा है? देखो, स्वर जो है दो प्रकार के हैं। देखो, स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के, अभी बताता हूँ। फिलहाल के रूप में यहाँ पर देखते हैं कि जो लघु स्वर का उदाहरण है, इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ ऋषि की री है। ठीक है, ऋषि की री को कहा गया है लघु स्वर। और जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो। ठीक है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो उसे कहा जाता है लघु स्वर कहा जाता है, जिसमें एक मात्रा का ही समय लगता है। जैसे कि लघु स्वर को 3 शब्द बोला जाता है अलग अलग, हालांकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। एक है लघु स्वर कहा जाता है, या फिर उसी को जो है ह्रस्व स्वर कहा जाता है, या फिर मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक वर्ड हो गया। एक और है जो स्वर की परिभाषा है, यानी कि स्वर का एक प्रकार है। कौन सा है? एक तो है पहला लघु स्वर है और दूसरा है वह दीर्घ स्वर है, जिसे गुरु स्वर भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, जो मूल स्वर है इसके प्रकार कितने हैं? आ, ई, उ और ऋषि की री, यानी कि जो 4 शब्द है, 4 जो अक्षर है, यहाँ जो है लघु स्वर के प्रकार है। इसको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, राम शब्द में कितने वर्ण हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो राम शब्द लिखा है इसमें वर्ण कितने हैं? देखो, शब्द और वर्ण अलग अलग है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया है, राम शब्द में अगर शब्दों की बात की जाए तो फिर 2 अक्षर हैं। 2 अक्षर कौन कौन से हैं? एक तो रा हो गया और एक हो गया माँ हो गया, कुल मिलाकर राम है ना। ये जो 2 अक्षर हैं। लेकिन अगर वर्ण की बात किया जाए तो फिर 4 वर्ण बैठते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आधा रा है। ठीक है, प्लस जो बड़े आ का मात्रा है तभी रा होगा। ठीक है, उसके बाद जो माँ है, उसके बाद छोटा आ है, इसलिए जो है राम, ये आंसर सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, छ, त्र, ज्ञ इनमें से किस वर्ग में है? तो जो छ, त्र, ज्ञ इनमें से कौन से वर्ग में आता है? संयुक्त व्यंजन में आता है कि दीर्घ व्यंजन में आता है कि स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है छ, त्र, ज्ञ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन नहीं है? तो निम्न में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर या, र, व और हा। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ? चौथा आ जाएगा हा। हा जो है वहाँ अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन के उच्चारण में जैसे कि जीभ है, तालु है, दांत है और ओष्ठ है, या किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं होता। हालांकि वहाँ पर जाके जरूर सट जाता है, वहाँ पर चिपकते जरूर हैं, लेकिन स्पर्श नहीं होता, उसे कहा गया है अंतःस्थ। तो इसके प्रकार कौन कौन से? जैसे कि य, र, ल, व, ये जो है अंतःस्थ व्यंजन के उदाहरण है। दोस्तों, आप जो खुद एक बार अपने जुबान से उच्चारण करके देखो, आपको पता चल जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कारखाने में कौन सा वचन है? जो कारखाने हैं वहां पर जो कौन सा वचन लगा है, कि एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है? इसका जो आंसर आ जाएगा वहां बहुवचन है। कारखाने बहुवचन है। एक वचन में अगर लिखना है तो सिर्फ कारखाना आएगा, लेकिन कारखाने मतलब यहाँ बहुवचन की श्रेणी में आता है। छठा प्रश्न है, मिठाई शब्द का एक वचन में बहुवचन रूप है। तो जो मिठाई शब्द है अगर वहाँ एक वचन है तो इसका बहुवचन कौन सा रहेगा? यहाँ पर अनेक शब्द लिखा है, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ और मिठाइयाँ। हालांकि बोलने का तो एक ही है, लेकिन इसका जो शब्द है अलग अलग है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, सटीक आंसर रहेगा, ठीक है, मिठाइयाँ। सातवां प्रश्न लिखते हैं यहाँ पर, क्रिया के किस रूप से बीते हुए समय में
संपन्न होने का पता चले उसे कौन सा काल कहते हैं। क्या बोल रहा है कि क्रिया के किस रूप में बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चलता है तो उसे कौन सा काल कहते हैं। इसको कहा जाता है भूतकाल कहा जाता है। क्या बोला गया है, माँ जो कोई क्रिया कर रहा है, ठीक है, अगर वहाँ संपन्न हो गया है, पूरा हो गया है, तो उसे क्या कहा जाएगा, भूतकाल ही कहा जाएगा। 8वां प्रश्न है, वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। क्या बोल रहा है, वह एक अच्छा छात्र है, तो यहाँ पर निश्चय सर्वनाम कौन सा है। यहाँ पर जो 4 शब्द दिया गया है, वह एक जो शब्द है इसमें, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा, ठीक है। वह जो शब्द है वहाँ निश्चयवाचक, निश्चय मतलब वहाँ किसी को ही इंगित कर रहा है, वहाँ मतलब यानी कि वहाँ किसी को बोल रहा है कि तुम एक अच्छे छात्र हो, तुम एक अच्छा छात्र हो, ठीक है, क्योंकि वह शब्द बोला है, इसका मतलब यहाँ निश्चय है। अगर कोई रहता तो फिर अनिश्चय आता है। यहाँ पर मैंने अतिरिक्त पॉइंट भी लिखा है कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वे, वह, वे, इन्होंने, उन्होंने, ये जो शब्द है वहाँ सभी निश्चयवाचक के उदाहरण हैं। 9वां प्रश्न है, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। क्या बोल रहा है कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कि निजवाचक है, कि निश्चयवाचक है, कि प्रश्नवाचक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ अनिश्चयवाचक है। देखो यहाँ पर जो है मैंने लिखा है कि धीरे धीरे शब्द जो है क्रिया विशेषण के रूप में आ गया है, ठीक है, यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन कोई जो शब्द आया वहाँ अनिश्चयवाचक है, यानी कि कोई सुन लेगा, तो कौन सुन लेगा, तो कोई भी सुन सकता है, इसलिए जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ गया। 10वां प्रश्न है, सावन भादो खूब चले, माघ पूस माथोरी, अमीर खुसरो कहन लागे, बुझ पहली मेरी, इस पहली में किसे कहा है। क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहली बात किसने कहा है, अमीर खुसरो ने कहा है कि सावन भादो खूब चले, मतलब सावन और भादो के महीना में खूब चलता है, ठीक है, और माघ और पुष में थोड़ी यानी थोड़ा बहुत चलता है, बंद हो जाता है, मतलब चलना बंद हो जाता है, थोड़ा बहुत चलता है। तो अमीर खुसरो कहते हैं कि बुझ मेरी पहली, मेरे पहली को बताओ। तो यहाँ पर ऑप्शन है नदी, नाला, तालाब और खेत। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ नाला आ जाएगा। दोस्तों एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर नाला क्यों आएगा, क्योंकि देखो नदी जो है सावन भादो में चलता ही है, पुष पुन्नी सभी महीने में यहाँ नदी चलता है, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा, नाला ही आएगा। क्यों, नाला में जो है सावन भादो में बहुत तेज गति से नाला में बाढ़ आता है, ठीक है, वहाँ पर पानी बहता है। लेकिन जो है मांग और पूस में थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, उसमें कम हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाता है, नाला में पानी नहीं चलता, इसलिए कहा गया है सावन भादो खूब चले, माघ पूस माह थोकी। 11वां प्रश्न है, बिना पंख के सोना, उड़ी चलत आकाश, रूप रंग उनके नहीं, मरे न भूख प्यास, इस पहली में किसके लिए कहा है। देखो यहाँ पर जो शब्द बोला गया है छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, इसमें क्या बोला गया है कि बिना पंख के सोना, उड़ित उड़ित चलत आकाश, रूप रंग उनके नहीं, मरे न भूख प्यास। उसके जो है रूप रंग भी नहीं है, ना उसको भूख प्यास लगता है, बस बिना पंख के वहाँ आकाश में उड़ता है। ऑप्शन है हवा है, आत्मा है, बादल है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर रहेगा वह आत्मा आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि व्यक्ति के अगर प्राण जैसे कि निकल जाता है, प्राण छूट जाता है, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है, प्राण तो निकल गया, ना उससे कोई देख सकता है, बस इतना कह सकते हैं कि बिना पंखों के वहाँ चल रहा है, ना उसको भूख है ना प्यास है, वहाँ अपनी अपनी गति से चला गया, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। 12वां प्रश्न है, नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा है, नीचे दिए गए विकल्प में गंगा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। देखो नदियों में श्रेष्ठ नदी गंगा है, ये बात तो अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया है कि गंगा नदी का जो है पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो कौन सा यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर जो शब्द लिखा है जैसे कि पैसुनी, टापक है, तरंगिनी है, जाह्नवी है, तो इसमें जो इसका आंसर आ जाएगा वहाँ चौथा आ जाएगा जाह्नवी। जाह्नवी को कहा गया है गंगा नदी। तो गंगा का यहाँ पर मैंने बहुत सारे पर्यायवाची शब्द लिखे हैं दोस्तों। अगर इस पर्यायवाची शब्द के अलावा आप लोगों को कोई शब्द पता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। यहाँ पर क्या क्या लिखा हूँ मैंने, जैसे कि देव नदी है, ठीक है, क्योंकि यह देवताओं को नदी कहा जाता है। मंदाकिनी है, भगीरथी क्योंकि भगीरथी राजा ने जिससे गंगा को धरती पर लाया था। देवपगा है, ठीक है, और ध्रुवनंदा है, सुरसरी है, त्रिपथगा है, सुर सरिता है, जाह्नवी है, अलकनंदा है, इतने शब्दों से कहा जाता है गंगा को। 13वां प्रश्न है,
बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बिना पलक गिराए, यानी जैसे कि ये आंख हो गया, ठीक है। अभी आंख में बिना पलक गिराए जो है, इस शब्द के लिए वाक्यांश क्या रहेगा? तो इसका जो आंसर रहेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा? निर्मेश, है ना। ये जो आ जाएगा तीसरा आ जाएगा निर्मेश। यहाँ पर र जो है सेकंड वाला नाम में लगा है, ठीक है। निर्मेश कहा जाता है बिना पलक गिराए वाक्यांश को। दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है। हिंदी हालांकि थोड़ा सरल लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें स्कोरिंग करने के लिए बेहतर रहता है, क्योंकि देखो ये जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ है पीएन भर्ती के लिए है। यहाँ प्रत्येक एग्जाम के लिए आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम दिलाओ, जो स्टेट लेवल के एग्जाम दिलाओ, बहुत ही बेहतर प्रश्न है। इसमें हर क्वेश्चन हमेशा कभी न कभी आते ही आते हैं, या फिर इसी तरीके से आते हैं। इसलिए जो जितना से अगर हिंदी प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, तो आप उसको अच्छे से पढ़ना और समझना। 14वां प्रश्न है, कपिस और कपिस का उचित अर्थ युग्म है। देखो बोलने का अर्थ एक ही लग रहा है, कपिस है ना, लेकिन इसका जो अर्थ अलग अलग आता है। क्या बोला गया है? एक कपिस जिसमें पी में छोटा पी लगा है और एक तरफ है पी में बड़ा पी लगा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? भूरा और वनराज है, दूसरा है हनुमंत और वनरेंद्र है, तीसरा है सुग्रीव और हनुमान है, चौथा है चंचल और कपीश्वर है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा, ठीक है। देखो जो कपिस है, जो पहला वाला कपिस है, जो छोटा पी लगा है, उसमें इसका मतलब होता है भूरा है, तो है ना। जो भूरे रंग का होता है उसे कहा जाता है कपिस कहा जाता है। और एक कपिस मतलब होता है वानर राज होता है, यानी कि जो बंदर को बोला जाता है उसी को वानर राज, इसलिए भूरा और वानर राज इसका आंसर पहला सही रहेगा। 15 प्रश्न है, फूटहा करम के फूटहा दोना पेंच गंवाथे चारों कोना। कहावत का अर्थ है, छत्तीसगढ़ी में है, फूटहा करम के फूटहा दोना। फूटहा दोना मतलब फूटहा जो पात्र रहते हैं, जैसे कि दोना मतलब है पत्ते से बनाया गया चीज़, है ना, पत्ते से बनाया गया जो बर्तन है। और चारों कोना यानी कि उसके जो पेज, जो बर्तन है उसके चारों कोना से वो पेज जो है, यानी कि जो खीर है वहाँ गिर रहे हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा क्या जाएगा? अभागे को सहारा नहीं मिला। जो अभागे रहते हैं, ठीक है, उसको सहारा नहीं मिलता। जैसे कि कई लोगों को खाने को नहीं मिलता, हमेशा जो अभागा रहता है उसके भाग्य में कुछ लिखा नहीं। अब चलो मान लो जब मिल गया खीर, है ना, जैसे कि मिल गया अब खीर खाने के लिए भूखा आदमी को, लेकिन जब वो खीर भी लेना चाहे तो फिर नहीं ले सकता, क्योंकि उसके जो बर्तन है वहाँ फूटा हुआ है। तो इसी को कहा गया है अभागे को सहारा नहीं मिलना। 16 प्रश्न है, कतको अहिरा पिंगला पर 12 भूत के चाले चल, है ना। कहावत का अर्थ है, क्या बोल रहे हैं? कतको अहिरा पिंगला पर, यानी कि तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी अच्छा पढ़ लो, 12 भूत के चाले चल, यानी कि इसका जो आंसर जाएगा वहाँ पुरानी आदतें नहीं छूटती। यानी कि हम जो है कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन जो पुराना आदत है वहाँ कभी नहीं छूटता, वहाँ कुछ न कुछ रूप से आ ही जाता है। इसलिए कहा गया है कतको अहिरा पिंगड़ा पर 12 भूत के चाले चल, यहाँ पर पहला रहेगा। उसके बाद 17 प्रश्न है, अन्न जल के लिए कौन सा समास है? क्या बोल रहा है कि अन्न और जल के लिए कौन सा समास है? तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास यानी कि एक दूसरे के दोनों पद प्रधान रहता है, ठीक है। अन्न और जल दोनों पद प्रधान है। इसका मतलब है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में जो और का लोप हो जाता है उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है अतिरिक्त, जो कि पूछे जाते हैं व्यापम और पीएससी में पूछा भी गया है कई बार, है कि द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं, पूछते हैं ये। तो इसका जो आंसर आप लोग बताना, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है? एक है इतरेत्तर द्वंद्व समास होता है, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है, और चौथा है समाहार द्वंद्व समास होता है। 18वां प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? तो किस वाक्य में जो है क्रिया विशेषण का जो प्रयोग है वहाँ अशुद्ध रूप से हुआ है? तो यहाँ पर जैसे कि वहाँ लोग ठीक ठाक पहुँच गए, ये भी ठीक है, ठीक है। मैं झट से चला गया, ये भी ठीक है। अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है, ये जो शब्द है वहाँ गलत है, ठीक है। इसमें जो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है वहाँ गलत तरीके से हुआ है। 19वां प्रश्न है, अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ है। क्या बोल रहा है कि अग्नि परीक्षा जो मुहावरे है इसका अर्थ क्या है? इसका जो आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन है, तपस्या करना बहुत कठिन है और बहुत अधिक दुख है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका जो सटीक आंसर आ जाएगा बहुत कठिन, है ना। अग्नि परीक्षा देना मतलब बहुत कठिन कार्य करना है। 20वां प्रश्न है कि मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, ठीक है। जो सर्वनाम है कौन सा? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ी तोर बर, मोर बर, तोड़ द्वारा और तोर ऊपर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ मोर बर, ठीक है। देखो मध्यम पुरुष
वाचक सर्वनाम या फिर व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम है, इसके 3 प्रकार है। कौन कौन से 3 प्रकार है? एक है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष मतलब वहाँ स्वयं के लिए कहता है, जैसे कि मैं, हाँ, मोर द्वारा, मोर बर, मोर ले, मोर हा, ये जितना भी शब्द है वहाँ उत्तम पुरुष के उदाहरण है। मध्यम पुरुष मतलब होता है वहाँ सामने वाला के लिए कहता है, जैसे कि ते, तोर द्वारा, तोर बड़, तोर ले, तोर माँ, ये जो है मध्यम पुरुष का उदाहरण है, ठीक है। और अन्य पुरुष मतलब वहाँ अपने लिए नहीं ना, दूसरे के लिए नहीं, वहाँ किसी और के लिए कहता है। वो कर बर, वो कर द्वारा, वो कर ले, वो कर माँ, ये जो शब्द है वहाँ अन्य पुरुष का उदाहरण है। 21वां प्रश्न है, निम्न में से सुमिलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ी शब्द है, इसमें से 4 में से 3 सही हैं और एक जो है गलत है। उस गलत शब्द को छांटना है, जैसे कि मार्ग, कुमार्ग। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? मार्ग। जैसे मार्ग है, ठीक है, रास्ता है, उसे छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है मार्ग कहा जाता है। अब उसको जो है उसका आ जाएगा, यानी कि एक दूसरे से विलोम शब्द क्या आ जाएगा यहाँ पर? कुमार्ग आएगा, ठीक है, कुमार्ग। उसके बाद है बड़का, तो बड़का का विलोम शब्द क्या आ जाएगा? नानकुन, है ना। बड़का मतलब बड़ा वाला और नानकुन मतलब छोटा है। उसके बाद है बरा, बेरा, है ना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सुधार लेना, बेरा आ जाएगा, ठीक है, शब्द को थोड़ा सा। बेरा, तो बेरा का उल्टा क्या आ जाएगा यहाँ पर? कुबेरा, बेरा कुबेरा। हम लोग कहते हैं ना बेरा कुबेरा ले आए हैं, ऐसा टाइप के, तो यही शब्द है। उसके बाद चौथा क्या है? बिहनिया, तो इसका जो है ऑप्शन आ जाएगा रात। ये जो गलत शब्द है ना, बिहनिया का रात नहीं आता है, बिहनिया का संझा। बिहनिया मतलब होता है सवेरे, है ना, और संझा मतलब होता है शाम को होता है। 22वां प्रश्न है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या बोल रहा है? कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर जाएगा लिखा पढ़ी करना। जो लोग बहुत से लिखा पढ़ी काम करते हैं, जैसे कि सरकारी बाबू काम करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? लिखा पढ़ी करना, यानी कि कागजी घोड़े दौड़ाना है। 23वां प्रश्न है, जहर का घूंट पीना का अर्थ है। तो जहर का घूंट पीना अर्थ है क्या है इसका? इसका जो आंसर जाएगा वहाँ क्रोध को भीतर ही भीतर दबा लेना। अपने क्रोध को, अपने गुस्सा को भीतर ही भीतर दबा लेना, मतलब जहर का घूंट पीना है। 24वां प्रश्न है, भाषा में सरलता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जैसे कोई भी भाषा शब्द बोल रहे हैं हम लोग, उसमें जो है सरलता लाना है, चमत्कारपूर्ण जो बात है, या फिर प्रवाह उत्पन्न करना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मुहावरे का प्रयोग है, संधि का प्रयोग है, समास का प्रयोग है, या फिर कारक है? इसका जो आंसर जाएगा मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में ना आना। जैसे कई लोगों के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए शब्द क्या है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। इससे जो शब्द है रोचकता बढ़ता है इसमें। 26वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में काल संबंधी शुद्धिकरण कीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है? काल संबंधी शुद्धिकरण करना है। जैसे कि वह खाना खाया है, अब इसमें काल संबंधी शुद्धिकरण करना है कि उसने खाना खाया, वो खाना खाया, उसने खाना खाए हैं, वहाँ ने खाना खाया है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा। दोस्तों प्रश्न को अच्छे से समझना, क्योंकि यही जो छोटे छोटे पॉइंट रहता है, छोटे छोटे शब्द रहते हैं, जो है अधिकतर थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देते हैं। इसलिए जो है आपको समझना पड़ेगा कि जैसे वहाँ खाना खाया, अब इस वाक्य में काल संबंधी शुद्धिकरण करना है, तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा? उसने खाना खाया। 26वां प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? जैसे कि चौपाई है, जैसे कि जो लोग रामायण पढ़ते हैं उन लोगों से पूछना, जो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका जो आंसर क्या रहेगा वहाँ पर? 16 और 16, है ना, 16 और 16 के हिसाब से रहता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछुहु करीब ललित नर लीला। इसमें जो है 16-16 की मात्राएं हैं। उसके बाद 37वां प्रश्न है, तत्पुरुष समास का उदाहरण को चिन्हित कीजिए। तो तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है उसको चिन्हित करना है। यहाँ पर ऑप्शन है माखन चोर है, भाई बहन है, दशानन है, पंचमुखी है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ माखन चोर, है ना। माखन चोर जो आ जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। माखन को चोरी करने वाला यानी कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 28वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जो शुद्ध शब्द है इसका चयन करना है, जैसे कि निर्जन, निजन, निर्जन या फिर निजन। इसका सही आंसर क्या जाएगा? निर्जन आ जाएगा। यहाँ पर तीसरा शब्द है वह सही रहेगा। 29वां प्रश्न है, प्रश्न का जवाब को क्या कहते हैं? जैसे कि प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सवाल का उत्तर कहा जाता है कि प्रश्न का उत्तर कहा जाता है? उत्तर देना है या फिर जवाब देना है? इसका जो आंसर जाएगा वहाँ
दूसरा आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न का उत्तर देना। दोस्तों तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न क्या लिखा है कि कुठार, कपाट और ऊन और छिद्र, इन चारों में से ये बताना है कि तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द मतलब देखो, तद्भव और तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत का शब्द हो, जैसे कि अग्नि। अग्नि क्या है यहाँ, तद्भव सॉरी तत्सम शब्द है, लेकिन तद्भव शब्द वही क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बताना है तद्भव शब्द के जो कुठार, कपाट, ऊन और छिद्र में से कि तद्भव शब्द कौन सा है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।